Hello everyone. Let's start our new video. It is based on the energy, conservation of energy and momentum. इसमें सारे इसी टॉपिक के ऊपर MCQs को डिस्कस करेंगे. So let's start without wasting our time. The question number 1 is, according to the work energy theorem, the work done by the net force on a particle is equal to the changes in it kinetic energy, potential energy, linear momentum, angular momentum. वर्क एनर्जी आपकी थ्योरम क्या होती है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? आपका जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता है. यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट ऑप्शन इज ए, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, it is a light and a heavy body have the equal momentum, which one has the greater kinetic energy. आपको दो बॉडीज दे रखी हैं 1 and 2, उन दोनों का जो मोमेंटम है वो इक्वल है. यानी कि जो हमारे पास P1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, P2 आ रहा है. और क्या दे रखा है, एक बॉडी लाइट है और दूसरी बॉडी क्या आपके पास हैवी है. तो मान लीजिए हमारे पास जो M1 है वो आपके पास हैवी बॉडी है और आपके पास जो M2 है आपके पास वो एक लाइट वेट बॉडी है. ओके, तब इन दोनों बॉडीज में से जो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी वो किसकी होगी, लाइटर बॉडी की. ऑप्शंस आर लाइटर बॉडी, हैवियर बॉडी, बोथ हैव द इक्वल काइनेटिक एनर्जी, या फिर जो डी है डाटा गिवन इज इनकम्प्लीट. लेट्स चेक आउट. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं और दूसरा क्या हमें मोमेंटम दे रखा है. तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे दोनों बॉडीज के लिए, 1 and 2 बॉडी के लिए. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा, जो मोमेंटम की फॉर्म में है, क्योंकि वी हैव गिवन दैट द मोमेंटम आर इक्वल. ओके, सो हम यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकाल लेंगे. लेट्स सी हाउ. हम इन दोनों बॉडीज की रेशियो निकाल लेंगे, दैट इज द E(k1) अपॉन E(k2). इसका फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, मोमेंटम वाला, जो कि क्या है P² अपॉन 2m1 और दूसरे का आएगा P² अपॉन 2m2. इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा m2 अपॉन m1. तो जब आप इसको और इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी आएगी. यहाँ पे जो फर्स्ट बॉडी का मास और काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सिव प्रोपोर्शन में आ रहे हैं और सेकंड बॉडी का मास और काइनेटिक एनर्जी आपस में इन्वर्सिव प्रोपोर्शन में आ रहे हैं. मतलब मास और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहे हैं आपके इन्वर्सिव प्रोपोर्शन में है. तो मतलब जो बॉडी लाइट वेट होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और जो बॉडी हैवी वेट होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. तो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, जिसका मास कम होगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, इन्वर्सिव प्रोपोर्शन में है. तो अब हमने जैसे शुरू में देखा था, हमने जो मास कम लिया था वो किसका लिया था, वो M2 का मास कम लिया था. तो अगर हमारे पास M2 का मास कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. तो यानी कि जो लाइट वेट बॉडी होगी उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है दैट इज द लाइटर बॉडी. लाइटर बॉडी हैव द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी इफ द मोमेंटम आर इक्वल. कंडीशन है अगर मोमेंटम इक्वल होंगे तब. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपके पास वही सिंपल क्वेश्चन आ गया. अभी जो हमने फॉर्मूला अब पीछे जो क्वेश्चन में यूज़ किया है वही फॉर्मूला इसमें इन्होंने पूछ लिया है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अ पार्टिकल ऑफ मास m हैज़ अ मोमेंटम p, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी. काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर हमारे पास मोमेंटम p होगा, तो वो आपके पास ऑप्शन है mp, b ऑप्शन है P² m, c ऑप्शन है P² अपॉन m, d ऑप्शन है P² अपॉन 2m. ये हमने अभी देखा था. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, P² अपॉन 2m, दैट इज द d. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द काइनेटिक एनर्जी विद एनी रेफरेंस मस्ट बी A0, B पॉजिटिव, C नेगेटिव, बोथ B एंड C, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होगी. काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये हमारे पास क्या आएगा, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव आएगी. द काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी पॉजिटिव. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इन्होंने पूछा है कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव इफ. कंजर्वेटिव फोर्स वाला वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर
Options: potential energy of the body increases, potential energy of the body decreases, kinetic energy of the body increases and the kinetic energy of the body decreases. इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा the option B, that is the potential energy of the body decreases. Work done by a conservative force is positive if the potential energy of the body decreases. Next question is the x energy, कोई energy है, that is x. Vx of the spring is said to be 0, कोई एक energy है spring की जो कि 0 है. When block and the spring system is in the y position. हेयर एक्स एंड वाई रेफर्स टू, आपके पास ब्लॉक एंड स्प्रिंग की कोई वाई पोजीशन है जिस पे जो एक्स एनर्जी है स्प्रिंग की वो 0 होती है. तो इन्होंने एक्स एंड वाई पूछा है, मतलब इन्होंने पोजीशन और एनर्जी पूछी है कि कौन सी पोजीशन के ऊपर कौन सी वाली एनर्जी स्प्रिंग की 0 होती है. सो ऑप्शंस आर पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैकेनिकल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द वाइब्रेशनल एनर्जी टू द लेफ्ट पोजीशन. इसमें जो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा दैट इज दिस पोटेंशियल एनर्जी एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की वो 0 होती है जब आपके पास ब्लॉक एंड स्प्रिंग दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर होते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज for a conservative force in one dimension, potential energy function Vx is related to the force Fx as. यहाँ पे आपको ये 1 2 3 4 4 एम पे फॉर्मूलेस बता रखे हैं. आपको बताना है इनमें से कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसका जो करेक्ट फॉर्मूला है वो इसमें से कौन सा होगा. कुड यू टेल मी द आंसर. इसमें जो आपके पास करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, एफ एक्स इजल टू माइनस टी वी एक्स अपन डी एक्स. क्यों? बिकॉज जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो क्या होती है, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. तो ये आपके पास क्या नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल है कंजर्वेटिव फोर्स. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ stretch in a spring of force constant K is tripled, then the ratio of the elastic potential energy in the two cases will be. क्या होगे? 9:1, 1:6, 3:1 and 1:3. को स्प्रिंग है उसको पहले किसी फोर्स के साथ उसको खींच रहे थे, उसके बाद उसको फिर उससे ट्रिपल फोर्स के साथ स्ट्रेच करना शुरू कर दिया. उस स्प्रिंग का जो फोर्स कॉन्स्टेंट है वो के है. तो उनका दोनों सिचुएशन में उनकी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है उनकी रेशो हमारे पास क्या आएगी. तो सबसे पहले जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है हम वो लिखेंगे दैट इज़ यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. तो ये दोनों कंडीशन के लिए देखते हैं. तो u1 के लिए क्या आएगा, u1 इज इक्वल टू हाफ के एक्स 1 स्क्वायर. और अगर 2 के लिए लेके चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा. तो हमारे पास आ जाएगा कि u2 इज इक्वल टू हाफ के एक्स 2 स्क्वायर. अब हमने क्या करना है, इन दोनों की रेशो पूछी है, हम दोनों की रेशो निकाल लेंगे. तो हमारे पास इन दोनों की अगर हम रेशो निकालते हैं तो वो आती है u2 अपॉन u1 इज इक्वल टू आपके पास आ गया के हाफ के एक्स 2 स्क्वायर अपॉन हाफ के एक्स 1 स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे. हमारे पास क्या था, हमने क्या कहा था, उसमें हमने ट्रिपल्ड यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था. मतलब जो यहाँ पे हमारे पास x2 आएगा वो क्या है, हमारे पास 3x है. जो डिस्प्लेसमेंट कितना है 3x स्क्वायर. और नीचे वाला हमारे पास क्या है x स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 9/1. यानी कि आपके पास क्या आंसर आया 9:1. यानी कि आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है आपके पास ऑप्शन ए. This is your correct answer. Next question is, in this question, if a shell fired from a cannon explodes in the mid-air, then its total kinetic energy increases, its total momentum increases, its total
momentum decreases, and D option is the none of these. So the correct option is option A, that is its total kinetic energy increases. Next question is total X energy of a system is conserved. Wait. If the forces doing work on it are Y, here X and Y refers to क्या है? Conservative energy, conservative and the mechanical. B option is the mechanical and the conservative, C is the mechanical and the non-conservative, and D is the kinetic conservative. यानी कि वो एक एनर्जी है जो कि कंजर्व्ड है. द डैश एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड. अगर द फोर्स डूइंग वर्क ऑन इट आर, द फोर्सेस क्या होंगी इसमें? एनर्जी कंजर्व होगी अगर फोर्सेस उसमें जो भी होंगी. इसमें आप ऑप्शंस ध्यान से देखिए, विच इज द करेक्ट ऑप्शन है. इसमें जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा, दैट ऑप्शन इज बी, दैट इज द मैकेनिकल एंड द कंजर्वेटिव. यानी कि मैकेनिकल एनर्जी आपकी कंजर्व होगी अगर फोर्स अगर आपकी कंजर्व है. अगर आपकी क्या है? फोर्स अगर आपकी यहाँ पे ये फोर्स अगर आपकी कंजर्व है, तब आपके पास मैकेनिकल एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a bullet is fired and gets embedded in block captain table. If table is frictionless, then option A, kinetic energy get conserved, potential energy get conserved, momentum get conserved, and both A and C. मतलब एक बुलेट को फायर किया, वो टेबल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, तब आपके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम एनर्जी आपके पास कंजर्व रहेगी, या फिर आपके पास मोमेंटम है पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहेगी, या फिर आपके पास जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा. इसमें आपके पास क्या है? जब आपके पास कोई जैसे बुलेट है वो टेबल के अंदर चली गई, पेनिट्रेट कर गई, तो उस टाइम कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस ज़रूर होगा. तो वहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी आपके पास कंजर्व नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास कंजर्व नहीं होगी. द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज मोमेंटम एनर्जी गॉट कंजर्व. सिर्फ आपके पास मोमेंटम है जो उसमें कंजर्व रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ड्रॉप्ड फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन frictionless at the bottom of the plane depends upon. Options are height of the plane above the ground, angle of the inclination of the plane, mass of the object, एंड ऑल ऑफ दीज सब पे डिपेंड करती है. अब हमारे पास क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मास m का है, जो हम किसी एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन से उसको हम छोड़ रहे हैं. वो पहले रेस्ट पे था, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ था, उसको हमने रिलीज़ किया वहाँ से, तब वो छूटा वहाँ से नीचे आया. तो जब वो नीचे आएगा तब उसके पास स्पीड क्या होगी? उसका फॉर्मूला आपके पास होता है √2g h. ओके, ये है आपके पास फॉर्मूला. अब आप अपने ऑप्शंस को चेक कीजिए. इन्होंने ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं कि हमारे पास किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है इसकी स्पीड है. एक तो हाइट के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरा बी ऑप्शन दे रखा है एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी, सी ऑप्शन दे रखा है मास के ऊपर डिपेंड करेगी. इस फॉर्मूले के अंदर ना तो इन्होंने एंगल दे रखा है, ना इन्होंने मास दे रखा है, यानी कि जो बी एंड सी है वो आपके ऑप्शंस गलत हैं. तो मतलब आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, हाइट ऑफ द प्लेन अबव द ग्राउंड, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे आपको h देकर रखा हुआ है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन टेक्स 1 minute टू रेज अ बॉक्स टू अ हाइट ऑफ 1 meter and another man takes half minute to do so. Then energy of the two is different, 2 is same, 1 is more and the second is more. यानी कि एक इंसान है जो कि किसी बॉक्स को 1 मिनट में 1 मीटर तक उठाता है, वही दूसरा है
वो आधे मिनट में उसको 1 मीटर तक उठा देगा। दोनों क्या 1 मीटर तक ही उठा रहे, 1 मीटर की हाइट तक की बॉक्स को उठा रहे हैं। जो एक इंसान है वो 1 मिनट का टाइम ले रहा है, जो दूसरा है वो ½ मिनट का टाइम ले रहा है। तो उन दोनों की एनर्जी कैसी होगी, क्या कंपैरिजन होगा एनर्जी में? दोनों की एनर्जी डिफरेंट होगी, दोनों की एनर्जी सेम होगी, पहले की एनर्जी ज़्यादा होगी या फिर सेकंड की एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़रा फॉर्मूले को देखेंगे। जो आपके पास एनर्जी है दैट इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे हाइट की बात हो रही है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे mgh का। अब दोनों केसेस में जो दोनों लोग हैं वो कितनी हाइट तक लेके जा रहे हैं, दोनों के दोनों 1 मीटर की हाइट तक लेके जा रहे हैं। दोनों के लिए जो h है, फर्स्ट मैन एंड द सेकंड मैन, दोनों के लिए h हमारे पास सेम है। तो जब h सेम है तो दोनों की क्या होगी, एनर्जी भी सेम होगी। यानी कि आपके पास जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी 2 इज सेम, दोनों की एनर्जी हमारे पास सेम रहेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, question is if momentum of a body is increased by the 50%, then the percentage increase in its kinetic energy is, options are 50%, 100%, 125% and the 200%। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे आपको मोमेंटम बता रखा है कि एक बॉडी का मोमेंटम है वो 50% इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे हम मान के चलते हैं कि आपके पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो आपके पास क्या है, p है। तो उसका फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, p में p प्लस 50% ऑफ p, इसमें 50% इंक्रीज हो गया, वो आपका फाइनल मोमेंटम हो गया। तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे। p का 50% अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, p का 50% हमारे पास आ गया 0.5p। जब हम टोटल सम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है p फाइनल, जो फाइनल मोमेंटम है वो इक्वल टू आ जाएगा 1.5p। तो ये आपके पास फाइनल मोमेंटम हो गया, इनिशियल मोमेंटम आपके पास था p। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी का बता रखा है तो हम काइनेटिक एनर्जी लेंगे, काइनेटिक एनर्जी की हम रेशियो निकालेंगे। हमारे पास एक ही बॉडी है, एक बॉडी की हम इनिशियल कंडीशन ले रहे हैं फिर उसकी फाइनल कंडीशन ले रहे हैं, मतलब बॉडी का मास दोनों केसेस में सेम है, इनिशियल एंड द फाइनल कंडीशन में। तो हम दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती है, इज इक्वल टू p² अपॉन 2m। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो इज इक्वल टू क्या हो गया, इनिशियल पोटेंशियल का स्क्वायर अपॉन 2m, और जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी दैट इज इक्वल टू p, जो फाइनल आपके पास पोटेंशियल है, अपॉन द 2m। अब यहाँ पे जो m है वो हमारा क्या है, हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, m हमारा कांस्टेंट है। तो जब हम इन दोनों काइनेटिक एनर्जीज की रेशियो निकाल लेंगे तो हमारे पास रेशियो इसमें क्या आएगी, लेट्स सी। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी अपॉन द सेकंड काइनेटिक एनर्जी, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगी फर्स्ट का मोमेंटम अपॉन सेकंड का मोमेंटम, इनका आपके पास स्केयर आ गया। अब मोमेंटम हमने अभी पीछे शुरू में ही देख लिए थे, जो फर्स्ट मोमेंटम है मान लो वो p है, तो हमारा सेकंड मोमेंटम है क्योंकि उसमें 50% और ज़्यादा ऐड हो रहे हैं तो वो आ जाएगा 1.5p, और इसका ऊपर से स्केयर। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास इज इक्वल टू आ रहा है 1/2.25 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। सो k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2.25, यानी कि हमारे पास आ जाता है k2 इज इक्वल टू 2.25 k1, हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, हमें परसेंटेज इंक्रीज पूछा है कि कितना इंक्रीज हुआ है। तो कितना इंक्रीज हुआ है, तो वो हम इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो वो क्या है हमारे पास, पहले k1 था और अब क्या हो गया 2.25 k1 हो गया। तो हमारे पास अब चेंज इन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, 2.25 k1 माइनस k1, जब इनको माइनस करेंगे इज इक्वल टू 1.25 काइनेटिक एनर्जी आ गया। सो 1.25 का मतलब क्या हुआ, 1.25 का मतलब हो गया 125 अपॉन 100, यानी कि कितना आ गया 125%। तो आपका आंसर है सी, दैट इज 125%। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
The next question is a ball dropped from a height of 2 meter reaches to a height of 1.5 meter before hitting the ground, then the percentage of the potential energy lost is, कोई बॉडी है कोई बॉल है 2 मीटर की हाइट पे है, वहाँ से उसको फेंका, फिर जब वो 1.5 मीटर की तक आई है हाइट पे, तब वहाँ पे परसेंटेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लॉस कितना होगा. सो ऑप्शन दे रखे हैं 25%, 30%, 50% एंड द 100%. अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी के परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे. तो वो हम लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा U1 माइनस U2, मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन जो आपके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी इंटू 100 आएगा. ठीक है. अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द हाइट होती है. आपको हाइट गिवन है, राइट. तो जो U1 होगा वो H1 के बराबर होगा माइनस H2 अपॉन H1 इंटू 100. ये आ गया. अब हाइट्स आपको गिवन है, जो H1 हाइट है वो आपकी 2 मीटर है और जो H2 हाइट है दैट इज़ 1.5 मीटर. वो वाली वैल्यूज हम इसमें डालेंगे और फिर हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज निकल आएगी. सॉरी, जैसे हमारे पास आता है 2 माइनस 1.5 अपॉन 2 इंटू 100. इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है 25%, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है दैट इज करेक्ट. The next question is a body starts from rest and acquires a velocity v in time t. The work done on the body in time small t will be proportional to. अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं v ओपन टी टी. ऑप्शन बी है आपके पास वी स्क्वायर ओपन टी स्मॉल टी स्क्वायर. ऑप्शन सी है वी स्क्वायर ओपन टी स्क्वायर स्मॉल टी एंड डी ऑप्शन इज वी स्क्वायर ओपन टी स्क्वायर स्मॉल टी स्क्वायर. अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, या हम सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालेंगे. किसके लिए, टाइम जो कैपिटल टी है उसके लिए एक्सेलरेशन निकाल लेंगे. वो हमारे पास क्या आता है, वो वेलोसिटी अपॉन टाइम आ गया. दिस इज द एक्सेलरेशन. दूसरा हम वेलोसिटी निकालेंगे स्मॉल टी टाइम के लिए. हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी स्मॉल टी, ऐसे कर लेते हैं इसको. वेलोसिटी है जो स्मॉल टी के लिए वो इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम आ गया. इसमें वैल्यू डालेंगे, हम ऊपर से नीचे वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास v कैपिटल B अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल टी आ गया. ये हमारे पास क्या आ गया, ये वेलोसिटी है जो स्मॉल टी टाइम के लिए. अब हम बात कर रहे हैं वर्क डन के लिए. वर्क डन हमारे पास क्या होता है, एनर्जी होती है, और एनर्जी हमारे पास कितनी होती है, वो हाफ mv स्क्वायर होती है. यानी कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v स्क्वायर होती है. तो v है हमारे पास स्मॉल v स्क्वायर. तो वो हमारे पास कितना आया था, स्मॉल v स्क्वायर. v हमारे पास आ गया था v अपॉन कैपिटल टी इंटू टी. इसकी स्केयरिंग करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी v स्केयर टी स्केयर इंटू स्मॉल टी स्केयर. आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ रहा है. तो ये वाला आपका फॉर्मूला कौन सा है, द लास्ट ऑप्शन दैट इज डी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question is a body of mass 0.5 kg travels in a straight line with the velocity v आपको दे रखा है 5x 3/2. the work done by the net force during the displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2 meter is, options are you have given. option A 25 joule, B is the 50 joule, C is the 75 joule and the D is the 100 joule. अब इसमें आपके पास वेलोसिटी आपको दे रखी है दैट इज 5x रेज़ पावर 3/2 और आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है. फर्स्ट डिस्टेंस आपका x इक्वल टू 0 है और तो दूसरा के पास x इक्वल टू 2 है. तो आप क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस के लिए यहाँ पे पहले v निकाल लेंगे. कैसे, देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे इज इक्वल टू आपके पास 5x 3/2 और हमारे पास इनिशियल डिस्टेंस कितना है, 0 है. तो ये चीज़ अगर हमारे पास 0 होगी तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाती है. नेक्स्ट जो डिस्टेंस दे रखा है दैट इज द 2 मीटर, जो फाइनल डिस्टेंस दे रखा है. तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगी, 5 इंटू 2, बिकॉज 2 आपके पास x इज इक्वल टू 2 है. इसकी पावर 3/2 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/8.
तो आपके पास दो वेलोसिटीज आ गई, आपको क्या निकालना है, वर्क निकालना है। वर्क क्या होता है आपके पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर जो आपके पास इनिशियल आ रही है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो आपके पास वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एम वी जो फाइनल वेलोसिटी है स्क्वायर माइनस जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है स्क्वायर। अब जो हमने वैल्यूज इसमें डाली हैं, एम आपके पास दे रखा है 0.5 kg है। जो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी है वो हम निकाल चुके हैं, वो इसमें डालेंगे। तो आपके पास सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 50 जूल। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज यहाँ तक है आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस है वो अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लग रहा है इससे आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच अगेन।